नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाद पोल। दोस्तों, मोहन भागवत और राहुल गांधी आपस में भिड़ गए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और यही हेडिंग्स, इसी तरह की खबरें आपने लगातार गोदी मीडिया में भी देखी होंगी, क्योंकि गोदी मीडिया राहुल और मोहन भागवत की इस भिड़ंत को लगातार कवर कर रहे हैं। और किस तरीके से कर रहे हैं वो मैं आपको जरूर बता दूंगी। वैसे मुझे बताने की जरूरत लगती नहीं है, क्योंकि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि गोदी मीडिया किस तरीके से इन चीजों को उठाता है और किस तरीके से दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करता है, या भारत की जनता को यह समझाने की कोशिश वो करते हैं कि देखिए किस तरीके से अपमान जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर के जब आरक्षण के ऊपर और इस तरीके की चिंता जाहिर की थी कि आरक्षण का फायदा या देश के बड़े पदों पर आज भी दलित और पिछड़े या जिन लोगों को वहां पर पहुंचना चाहिए, कुछ खास तबके ऐसे हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब उन्होंने ये बात वहां कही तो यहां पर बीजेपी और गोदी मीडिया ने इसको कैसे प्रोजेक्ट किया कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर के भारत का अपमान किया। कैसे किया, क्या किया, इसकी तह तक वो नहीं जाते और वो चाहते भी नहीं है कि आप समझे। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां मोहन भागवत ने ये कह दिया है कि भैया हमको तो 1947 में आजादी नहीं मिली थी, हमको आजादी मिली है पिछले साल। यानी कब? जब राम मंदिर की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, एक जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो एक भावनात्मक माहौल था पूरे देश में। एक सुखद लम्हा आप कह सकते हैं इसको। लेकिन यह कहना कि राम मंदिर की स्थापना पर देश को आजादी मिली, असल मायनों में यह तो बहुत बड़ा अपमान खुद मोहन भागवत नहीं कर रहे हैं। क्या आरएसएस और बीजेपी वाकई इस तरीके से सोचती है कि 1947 में आजादी न मिलकर के अब यानी पिछले साल हमें आजादी मिली है? जिस तरीके से कई लोग ये कहते आए हैं, इंक्लूडिंग कंगना, कि 2014 के बाद हमें आजादी मिली है। क्या यह देश का अपमान नहीं है? क्या ये उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है? क्या देश के संविधान का ये अपमान नहीं है? इन्हीं सब बातों को लेकर के दोस्तों ये पूरा बवाल और बखेड़ा खड़ा हुआ था। दोस्तों, राहुल कहते हैं कि ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम भाजपा और आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं, बल्कि भारतीय राज्य यानी भारतीय स्टेट से लड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था, सुनिए। Say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. सुना आपने दोस्तों? यहां पर दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, और इसका मैं आगे भी आपको बहुत सारे उदाहरण और बिल्कुल सटीक तरीके से समझाऊंगी कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या और इसको क्या बनाने की, क्या दिखाने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने यहां पर भारतीय स्टेट, भारतीय राज्य का यहां पर नाम लिया था, और इसी को लेकर के बीजेपी ने इसी एक शब्द को पकड़ लिया है, लपक लिया है, और इसको लेकर के पूरे देश में राहुल के खिलाफ एक माहौल जो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, वही माहौल फिर से खड़ा करने की कोशिश की है। और यह बताया गया है कि राहुल ने भारत का अपमान किया है। कैसे? भारत और भारतीय स्टेट में दोस्तों फर्क है। भारतीय स्टेट में तमाम, मतलब एक भारतीय राज्य में तमाम वो एजेंसीज आती हैं जिसको लेकर के एक राज्य की सरकार चलाने में या तमाम तरह की प्रशासनिक और राजनीतिक जो भी सारी गतिविधियां होती है, जिस तरीके से एक सरकार चलाई जाती है, वहां पर गवर्नमेंट चलाई जाती है, उनमें जितनी भी एजेंसी शामिल हैं वो सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। जिसमें हो गया एनआईए हो गई, आपकी सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, तमाम तरह की जो भी है, और भी कुछ है वो मैं आपको डिटेल में ये समझाने वाली हूं कि भारतीय स्टेट में
आखिर क्या क्या चीजें इंक्लूडिंग है। लेकिन बीजेपी आरएसएस से इतना आप समझने की अगर आप अपेक्षा भी करते हैं और इतना ज्यादा वो समझ पाते तो फिर बात क्या होती। कई सारी चीजों को तोड़ मरोड़ के आज दिन तक लोगों के सामने लाते आए हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष हो, उसको किसी तरीके से गलत साबित करना है, झूठ साबित करना है और उनको एक तरीके से उनका अस्तित्व तक खत्म कर देने की कोशिश जो है वो बीजेपी और आरएसएस की साफ साफ दिखाई देती है। अब दोस्तों ये तो हुई राहुल गांधी की बात, जिसको हम आगे और भी सुनेंगे, लेकिन आपको असल में पता तो होना चाहिए कि ये पूरा बखेड़ा आखिर खड़ा क्यों हुआ। आखिर मोहन भागवत ने ऐसा क्या कह दिया, तो दोस्तों चलिए उस पर भी नजर डालिए। मोहन भागवत के शब्दों में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन मिली थी। अब उनके इस बयान पर दोस्तों तमाम विपक्षी दल जो हैं वो हमलावर हो गए हैं और होना भी चाहिए। सबसे पहले मोहन भागवत का पूरा बयान तो आप सुन ही लीजिए, तभी इस बात की तह तक आप जा पाएंगे। हम गोदी मीडिया की तरह आपको वो कट वाली क्लिप्स या अधूरी बातें नहीं बताएंगे, ताकि आप तक वो तमाम बात पहुंचे जो आपको समझना और जानना बेहद जरूरी है। सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार, कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। सुना आपने दोस्तों, मोहन भागवत साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो तो आजादी थी ही नहीं जो हमें 1947 में मिली। संविधान कहीं ना कहीं उनको पसंद ही नहीं था एक तरीके से। उस वक्त भी ऐसी बातें सामने आई थी हिंदू महासभा और इनके द्वारा कि संविधान मतलब हमारे देश के लिए ये है ही नहीं, इसके अंदर हम जैसा चाहते थे या हम बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है वो उसके जस्ट उलट कहीं ना कहीं संविधान में बातें कही गई थी, क्योंकि उसके अंदर आरक्षण की बातें हैं, उसके अंदर दलितों पिछड़ों के लिए काफी सारे प्रावधान थे, आरक्षण थे, और साथ ही साथ आदिवासियों के लिए काफी सारे आरक्षण और प्रावधान थे। जो पिछड़े जो वर्ग थे उनको कहीं ना कहीं बराबर लाने के लिए, समानांतर रूप से खड़े करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए जो सारे प्रावधान संविधान में किए गए थे ना दोस्तों, उनको लेकर के बीजेपी आरएसएस को हमेशा ही दिक्कत रही है। और उसी को लेकर के अब इस तरीके की बातें आती है कि देखिए सही मायनों में तो देश अब आजाद हुआ था। राम मंदिर, मैंने कहा ना, एक सुखद लम्हा है, उससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों। मगर सबसे बड़ी बात, उसका मतलब यह तो नहीं हो सकता कि 1947 में जो आजादी मिली हम उसको आजादी ना माने, हम उसका अपमान करने लग जाएं। राहुल गांधी ने दोस्तों इस पर बहुत कड़ा प्रहार किया। मोहन भागवत पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement,
what he thinks about the Constitution. But yesterday, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं। सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the Constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact. Right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. अब दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के जैसा मैंने कहा ना, इसके अंदर बहुत सारी भारतीय स्टेट का मतलब बहुत सारी एजेंसीज जो हैं उनसे लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आप पिछले कुछ सालों की राजनीति पर अगर नजर डालें तो आप सोचेंगे कि सत्ता पक्ष किस तरीके से इन सारी एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष का अस्तित्व ही खत्म करने पर आमादा है। किस तरीके से ईडी, सीबीआई और इन तमाम एजेंसीज का, पुलिस का हर तरीके से एक अलग और गलत तरीके से उपयोग करके विपक्ष को कहीं ना कहीं खत्म कर देने की कोशिश। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां जिस राज्य में सत्ता में भी अगर विपक्ष काबिज है तो वहां से उनकी सरकार गिराए जाने को लेकर भी इन्हें कोई गुरेज नहीं है। और ऐसे तमाम उदाहरण दोस्तों हमने देखे हैं। आप बताइए, इन एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र में शराब बांटते हुए, पैसे बांटते हुए वीडियोस वायरल हुई, हमने भी आपको खबरें दिखाई। क्या चुनाव आयोग द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा कोई कार्रवाई होते आपने देखा है? नहीं देखा होगा। हरियाणा में भी तमाम तरह की शिकायतें लगातार उठती रही, क्या आपने कोई कार्रवाई सुनी? नहीं सुनी। दिल्ली में अभी, चलिए पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, दिल्ली में तो अभी चुनाव होने हैं, लेकिन वहां पर भी प्रवेश वर्मा जिस तरीके से अपने घर के बाहर लोगों को पैसे बांट रहे थे खुलेआम, और बाकायदा उन्होंने कैमरे पर कबूला भी है कि हाँ मैंने बांटे हैं। और उसी तरीके से कल भी हमने आपको ये वाली वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि किस तरीके से वो गाड़ियों की गाड़ियां भर करके ब्रांड न्यू जूते ला करके लोगों को पहना रहे हैं। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? तमाम तरह के नियम तोड़ते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। जनता जो है, चुनाव जीतने के लिए जनता को किसी भी तरीके से बरगलाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो पैसा बांटना हो, फिर चाहे वो लाडली बहन, लाड़की बहन, इस तरह की योजनाएं उसके, ताकि उसका पैसा जो है वो महिलाओं के अकाउंट में पहुंच जाए, तब तक के लिए चुनाव को डिले करवा देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। जब चुनाव का परिणाम आता है तो आंकड़े वहां अपडेट नहीं होते। आप सोचिए, ईवीएम के ऊपर सवाल उठने लगे तो दूसरी तरीकों से चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की जाती है, जहां पर जो विपक्ष का वोट बैंक है उनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के मौजूदा हालात में विपक्ष लड़ रहा है और सत्ता पक्ष तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा है। मतलब किसी की सोच से परे जाकर के ऐसी ऐसी चीजें निकाली जा रही है। आप सोचिए, पूरे के पूरे मतलब लिस्ट में से, वोटर लिस्ट में से नाम गायब हो रहे हैं लोगों के। जो विपक्ष का वोटर है वो गायब हो रहा है। तमाम नए लोग जो हैं उन्हें जोड़े जा रहे हैं जो कि बीजेपी समर्थित है। इस तरीके से येन केन प्रकारेण जो है वो चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है। तो इन सारी चीजों से विपक्ष लड़ रहा है और यही बात राहुल गांधी ने इस तरीके से कही। आप जानते हैं दोस्तों कि पढ़ना लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साक्षरता और शिक्षा को लेकर के हमारी कितनी क्या स्थिति है ना, वो इससे भी नजर आती है। हमें ये समझ ही नहीं आया, या जो तमाम लोग इसको बतंगड़ बना रहे हैं या इस बात का एक अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि जब राहुल गांधी ने एक भारतीय स्टेट, इंडियन स्टेट की बात की तो इसका मतलब आखिर क्या था। और इसको लेकर के बस सोशल मीडिया पर तमाम ट्रोलर्स, तमाम बीजेपी समर्थक, अंधभक्त टाइप के लोग लग गए। और सिर्फ वो नहीं, बीजेपी के कई नेता और वो लगातार जो हैं वो भी राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी में लग गए। बहरहाल तेजस्वी यादव ने भी कुछ सवाल दागे हैं। तेजस्वी यादव ने मोहन भागवत से कुछ सवाल किए हैं दोस्तों। अब बताती हूं, स्क्रीन पर देखिए। बकौल तेजस्वी यादव, मोहन भागवत जी ये बताएं कि देश की बहुसंख्यक दलितों, पिछड़ों को असल आजादी कब मिलेगी। दलित,
पिछड़ा वर्ग से घृणा करने वाले 100 वर्ष पुराने संगठन आरएसएस के कर्ता धर्ता बताएं कि आज तक कोई दलित पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना, महिला आरएसएस प्रमुख क्यों नहीं बनी, जातिगत जनगणना कब होगी, दलित पिछड़ों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में आखिर कब बढ़ेगा। सुनिए पूरी बात तेजस्वी यादव ने क्या कही। मोहन भागवत जी सरासर जो है, जिन्होंने देश के आज़ादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राव तुलार राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश के आज़ादी को लेकर के कुर्बानियाँ दी, और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे हैं, फांसी पे चढ़े, अंग्रेज़ों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तब इन लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आज़ादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आज़ादी अब मिली। फिर ये लोग सब मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आज़ादी कब मिलेगी, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये लोग केवल जो मेन एजेंडा है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो मेन मुद्दे हैं उसको ये लोग केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे अपने काम बीजेपी ने क्या किया बताएं मोहन भागवत जी कि आज 84 रुपया हो गया है डॉलर का रेट, $1 का रेट 86 हो गया। बताइए 86 हो गया। आज देश गुलामी की ओर जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? कौन लेके जा रहा है देश को गुलामी की ओर? इतना महंगा हो रहा। पहले क्या कीमत थी? तभी लोग रोते थे देश गुलाम हो रहा, देश गुलाम हो रहा। अब इससे ज़्यादा 86 रुपये से ज़्यादा इनके 86 रुपये तो इनके राज में हुआ। अब कहाँ देश जा रहा है? गुलामी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? मोहन भागवत जी ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे या जितने हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे, इन लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का अपमान देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोहन भागवत जी को जो है बताना चाहिए कि पिछड़े दलितों को आज़ादी कब मिली। सुना आपने? ये सवाल तो उठेंगे ना दोस्तों, क्योंकि जब आप संविधान में वर्णित चीजों का विरोध करते हैं, जब आप राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठा करके ये बात कही, उन तमाम बातों को दबा करके एक शब्द को पकड़ करके जिसका मतलब भी आप शायद पूरी तरीके से समझे नहीं हैं, उसको लेकर के एक गलत धारणा जब आप जनता में बनाने चलते हैं, बिठाने चलते हैं, तो फिर ये सवाल तो उठेंगे दोस्तों। और तब भी उठेंगे जब इन एजेंसीज का दुरुपयोग करके भाजपा किसी भी तरीके से सत्ता पाने की कोशिश करती है और सत्ता में बने रहने की कोशिश करती है। आपको याद होगा कि एक वर्ड चला है और वो कई खबरों में यूज भी किया जाता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर के कई भ्रष्टाचारी धुल जाते हैं। इस तरह की तमाम बातें क्यों होती है? जब एजेंसीज का दुरुपयोग इस काम में किया जाता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने में अगर एजेंसीज लग जाती है, बजाय उन्हें सजा देने के, बजाय उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन पर कार्रवाई करने में, तो फिर ये सवाल उठेंगे। आपको याद होगा अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, ये सब के सब दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ना, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे इनके ऊपर। लेकिन आप मानिए, जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, ये जैसे ही भाजपा में शामिल हुए या उनके गठबंधन में शामिल हुए, तो इनके ऊपर से तमाम केस जो है वो अचानक से गायब हो गए। और इसीलिए कहा जाता है कि जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए चला जाता है ना, उसके ऊपर से तमाम भ्रष्टाचार के आरोप गायब हो जाते हैं, एकदम साफ, कुछ नहीं रहता। जो लोग पहले
जेल में चक्की पीसिंग जैसी बातें कर रहे होते हैं, वो बाद में उन्हीं के साथ मिलकर के सरकार चला रहे होते हैं। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं हमारे पास। इनमें से कुछ मुख्यमंत्री हैं, कुछ उप मुख्यमंत्री हैं। तो आप सोचिए कि जब एजेंसीज का इस तरीके से दुरुपयोग होगा तो फिर बात तो होगी, तो विपक्ष कहेगा कि हमें एक दल से नहीं लड़ना है, हमें एक भारतीय स्टेट से लड़ना पड़ता है जिसके अंदर ये तमाम एजेंसीज से भी हमें लड़ना पड़ता है। एक विचारधारा की लड़ाई तो होती ही है दोस्तों। दो दल अगर अलग अलग है तो उनकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, उनके मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन अब जो ये त्राहिमाम हुआ है तो कुछ तो बात होगी। राहुल गांधी दोस्तों कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो सत्ता में है उनमें से कई लोग तिरंगे को सलाम नहीं करते हैं, गॉडसे की भक्ति करते हैं, क्या उन पर भी सवाल नहीं किया जाए? राहुल गांधी की नाराजगी दोस्तों इन शब्दों के जरिए सामने बहुत साफ उभर कर आती है। बकौल राहुल गांधी देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा जो लोग आज सत्ता में है वो तिरंगे को सलाम नहीं करते, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, और भारत के बारे में उनका दृष्टिकोण हमसे बिल्कुल अलग है। चाहते हैं कि भारत को एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा चलाया जाए, छिपा हुआ गुप्त समाज भी चाहते हैं कि भारत एक आदमी चलाए, और वे इस देश की आवाज को कुचलना चाहते हैं। यह उनका एजेंडा है, और मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है, एकमात्र पार्टी है जो उन्हें रोक सकती है, वो कांग्रेस है। इसका कारण यह है कि हम एक विचारधारा वाली पार्टी हैं, और हमारी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा की तरह हजारों साल पुरानी है, और ये लड़ती रही है। तो ये सवाल तो उठेंगे दोस्तों। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जहां तक मुझे याद है 2001 या 2002 में ऐसी एक घटना हुई थी जहां 3 लोग तिरंगा फहराने के लिए आरएसएस के ऑफिस पहुंच जाते हैं, कार्यालय पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको तिरंगा नहीं फहराने दिया जाता, और वहां से उन लोगों पर कार्रवाई होती है, उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाता है, उन्हें जेल में बंद करवा दिया जाता है। क्या इस देश में तिरंगा फहराना अपराध है? आखिर क्या कारण है कि 50 सालों तक भी आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता? क्या इसके पीछे की मानसिकता या इसके पीछे की वजह बता सकते हैं आरएसएस वाले या बीजेपी वाले कि क्या यह देश का अपमान नहीं है? क्या यह देश के तिरंगे का अपमान नहीं है? क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? एक इंडियन स्टेट वर्ड को लेकर के जिस तरीके से पूरा का पूरा गोदी मीडिया और बीजेपी आरएसएस लगा हुआ है, क्या इन सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं? कितने ही स्टूडेंट्स, कितने ही सोशल एक्टिविस्ट आज भी इन्हीं एजेंसीज के दुरुपयोग के चलते, राष्ट्रद्रोह की बात के चलते, इन आरोप के चलते या राष्ट्रद्रोह के केस में आज भी जेलों में बंद हैं। सबूत कुछ नहीं है, लेकिन बस बंद। नाम लेने जाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। रासुका लग जाता है तुरंत। तिरंगे के अपमान के लिए क्या रासुका नहीं लगना चाहिए था? बहरहाल दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह सवाल उठाए हैं। उन्होंने बाकायदा संविधान के आर्टिकल का जिक्र किया है जिसमें स्टेट यानी भारतीय राज्य की परिभाषा है। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत कहती है, मूर्ख भाजपाइयों, जरा सा गूगल कर लेते तो देश और स्टेट में अंतर पता चल जाता। स्टेट तुम्हारी निकम्मी सरकार है, तुम्हारी निरंकुश एजेंसीज है जो संघ में भर चुकी है, और 100% हमारी लड़ाई इनसे है जो हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और जीतेंगे। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा आर्टिकल 12 का जिक्र किया है जिसमें लिखा गया है व्हाट डज स्टेट इंक्लूड, यानी स्टेट में क्या क्या शामिल है। इसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, द कैबिनेट मिनिस्टर्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत्स एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स। ये सारी की सारी एजेंसीज, ये सारी की सारी चीजें एक भारतीय राज्य के अंदर सम्मिलित की जाती है, और ये चीज संविधान के आर्टिकल 12 में वर्णित है। अब आप बताइए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने अपमान किया है।
क्योंकि अब आपको सब कुछ पता है कि भारतीय राज्य का मतलब सिर्फ राज्य के नाम से नहीं है दोस्तों। उस राज्य में इतनी सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं और विपक्ष यह कहना चाहता है कि हम इन सारी चीजों से लड़ रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो इन सारी चीजों को उपयोग करके, इन तमाम एजेंसीज का उपयोग करके भारतीय जनता के खिलाफ, भारत के खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा खेल खेलता है, एक बड़ी साजिश करता है। यह कहना चाहते थे राहुल गांधी। अब इसमें आप खुद अनुमान लगाइए कि कैसे अपमान है। कांग्रेस मोहन भागवत को एक बीमार आदमी बता रही है। सुनिए पवन खेड़ा क्या कहते हैं। साथियों, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़े लगभग 7.5 दशकों से ऊपर हो चुका है, लेकिन एक मुखबिरों का गिरोह, एक गैंग अंग्रेजों ने बनाया था 100 साल पहले। 100 साल इसी साल उनको पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ मुखबिरी करता रहा, देश को कमजोर करता रहा, देश को स्वतंत्र करने का जो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उसको कमजोर करता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त तो इन्होंने चिट्ठी लिख दी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को कि कैसे इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, कैसे इसको सैबोटाज किया जाए। ये इनकी असलियत है। और अब एक बीमार आदमी, पूरी तरह से बीमार आदमी मोहन भागवत कहता है कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली। ये शब्द भले मोहन भागवत के होंगे, ये पीड़ा, ये दर्द गुरु गोलवालकर का है। गुरु ये मानते हैं उसको, हम नहीं। गुरु गोलवालकर वो आदमी है जो 1947 तक अंग्रेजों की जी हुजूरी करता रहा और उसको दर्द इसी बात का था, ये एक ऐसा संविधान आ गया जो दलितों को आरक्षण देता है, जो आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात करता है। ये कैसा संविधान? उसको दर्द इस बात का था ये तिरंगा कैसे आ गया, और वो दर्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज तक है। इसी सदी की शुरुआत में 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 सक्रिय सदस्य नौजवान लोग घुस गए रेशिम बाग में, नागपुर में, और फहरा दिया उन्होंने तिरंगा। उनको जेल करवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। नागपुर की अदालत में बड़ा लंबा चला यह केस, फिर अदालत से वो बरी हुए। दिलीप चत्तानी, बाबा मेंढे और उनके साथी ये अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। इनकी नफरत जो इनके अंदर भरी हुई है कांग्रेस पार्टी के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति, सरदार पटेल के प्रति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति, सुभाष चंद्र बोस के प्रति, वो नफरत बार बार अलग अलग शब्दों से दिखाई देती। आप कांग्रेस से नफरत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ लेंगे आपसे, हम आपको सिखा भी देंगे। लेकिन आपकी ये नफरत जो कांग्रेस के खिलाफ है, ये अब देशद्रोह का रूप ले रही है। तभी मैं आपको बीमार कहता हूं मोहन भागवत जी, यू आर अ सिक मैन। और इस बीमारी का इलाज ये देश जानता है कैसे करना है। आपकी औकात में अगर आप खुद नहीं रहेंगे तो ये देश आपको आपकी औकात याद दिला देगा, भूलिएगा नहीं। हो सकता है हमसे कोई चूक हुई होगी कि आपको सही वक्त पे आपकी औकात नहीं दिखाई, लेकिन इस देश से कभी चूक नहीं होती। इलाज कराइए, आप बीमार हैं मोहन भागवत। सुना आपने दोस्तों? तो ये था पूरा जो बखेड़ा खड़ा किया गया है राहुल गांधी और मोहन भागवत की बातों को लेकर के। और अब मुझे लगता है कि जब आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, बहुत सारा कुछ आपको पता है कि वाकई में चीजें किस तरीके से मैनिपुलेट की जाती हैं, किस तरीके से सवालों से बचा जाता है, कैसे चीजों को घुमाया जाता है। और वो कहते हैं ना, अधजल घघरी छलकत जाए, वैसी कुछ बातें हैं बीजेपी और आरएसएस के साथ। एक वर्ड को पकड़ करके उसका बखेड़ा बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया, लेकिन उसका मतलब अगर पहले समझ जाते तो शायद इतनी बात होती ही नहीं। लेकिन कहा ना, इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इस तमाम इन बातों को लेकर के, इस जो ये पूरा मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।